हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि कूलाम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या होता है, सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े कि चार्ज हमारे किस तरह से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं तीन प्रोसेस से, दैट इज इंडक्शन, कंडक्शन एंड वन ऑफ दिस फ्रिक्शन। After that, we have studied Coulomb's law. We have studied the formula for Coulomb's law, that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square. After that, we have studied vector form of Coulomb's law, means अगर हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करें विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज विथ डायरेक्शन तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए भी हमने देखा फॉर्मूला कि हमें जो कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म मिला वो मिला F इज इक्वल टू F12 vector is equal to K times Q1 Q2 upon RQ and multiplied by R12 vector multiplied by R12 vector। आज हम लोग कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे एक केस स्टडी क्वेश्चन जाएगा आज, तो उस केस स्टडी क्वेश्चन को आप कम्युनिटी पोस्ट से सॉल्व करो, कमेंट करो उसका आंसर। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपका लेके आऊंगा तो उसमें मैं केस स्टडी क्वेश्चन के सारे आंसर्स पहले डिस्क्राइब करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बिल्कुल कम्युनिटी पोस्ट आपको ध्यान से देखना है, उसके केस स्टडी सॉल्व करने हैं जिससे आपका सीबीएसई बोर्ड का जो भी पैटर्न है, एमसीक्यू है, केस स्टडी क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उन सारी चीजों पे आपका प्रैक्टिस बना रहे इस चैप्टर से लेके, और धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, बोर्ड बहुत बेहतरीन जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक हमारा सबसे सुपर डुपर टॉपिक, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ये मान लो कि हर एक साल ऐसा कोई ईयर नहीं गया है जिसके बोर्ड एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चन ना बने हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, नहीं कॉम्पिटिटिव लेवल में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो तुम लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कराऊंगा, कुछ आपको मैं एज अ होमवर्क आपको यहां पर दे दूंगा जिसको आप अपने घर पे सॉल्व करो। अगर नहीं आएगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर तुम लोग के बहुत जल्दी आएंगे तुम्हारे इस चैनल पे। इस बीच थोड़ा सा लेट हुआ यार वीडियो, क्योंकि घर में पड़ गई थी शादी, और तुम लोग जानते हो कि जब घर में ही शादी हो तो फिर कहां पर क्या हो सकता है यार, पूरी अर्थ व्यवस्था इधर उधर हो जाती है। किसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। हाँ, बट आज से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी is integral multiple of plus minus e। Charge on a body is integral multiple of plus minus e। It is from option 1 law of conservation of charge, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहला ऑप्शन है तुम्हारा। दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा लॉ ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन जो तुम्हारा दिया हुआ है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मास
एक तो ये मार्कर नहीं चलते यार। कंजर्वेशन ऑफ मास, और फोर्थ है कंजर्वे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चलो बताओ। तो यहां पर तुमसे कह रहा है कि किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है ई का। मींस तुम लोग पढ़े हो कि Q इज इक्वल टू एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये किस लॉ से बेस्ड है? ये जिस लॉ से बेस्ड है उसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा नहीं था। ये सारी चीजें तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। चलो ये तो ऐसे थ्योरी टाइप का क्वेश्चन दे दिया तुम लोग को मैं। अब ये बताओ कि अगर किसी बॉडी के पास -2 माइक्रोकूलाम चार्ज है, ठीक है, कितना चार्ज है? -2 माइक्रोकूलाम चार्ज एंड हैज 2.5 into 10 to the power 13 प्रोटॉन। किसी बॉडी के पास -2 माइक्रोकूलाम चार्ज है और उसके पास इतना प्रोटॉन भी है। तो तुमसे कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चलो कमेंट कर दो जल्दी से इसका आंसर। ऑप्शन बताना पड़ेगा, ऑप्शन बताना पड़ेगा इसका। चलो ऑप्शन ले लो। 1.25 इंटू 10 पावर 13, ठीक है, और उसके बाद फिर 2.25 इंटू 10 पावर 13, थर्ड 3.75 इंटू 10 पावर 13, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, NOT। चलो बताओ। 2 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया है बॉडी पे, इतने प्रोटॉन दिए हैं उस बॉडी पे, और तुमसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है। बताओ क्या होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो क्या होगा। चले सॉल्व किया जाए। अब देखो तुम्हें पता है यार कि किसी बॉडी पे जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले तो तुम्हें कंफर्म हो गया कि उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन तो है ही, 2.5 इंटू 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन तो है ही उसके पास, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इतना माइनस चार्ज है यार, माइनस चार्ज होने का मतलब कि ये भी इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो इतने माइनस चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये भी निकाल लिया जाए। तो Q इज इक्वल टू NE। Q कितना दिया है? -2 इंटू 10 to the power -6 माइक्रोकूलाम है ना, और N इंटू इसका हो गया 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर इसको डिवाइड करोगे तो -2 इंटू 10 to the power -6 डिवाइड में आया 1.6 इंटू 10 पावर -19, ये n हो गया। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो देखो 19 ऊपर गया तो -6 प्लस 19 हो गया +13, और इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा
16 और 20 कितना हो गया? ये 16 1 जा 16, फिर बचा 4, तो 16 2 जा 32, और फिर 8 और 5 जा, तो 1.25 इंटू 10⁻13 इतने इलेक्ट्रॉन यहां से मिले यार। तो इतना इलेक्ट्रॉन और इतना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो रहेगा ही, क्योंकि इतना प्रोटॉन है तो उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर कोई तुमसे पूछे टोटल इलेक्ट्रॉन, कोई पूछे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या बताओगे यार? कि ये और ये दोनों को ऐड कर दो, 1.25 प्लस 2.5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10⁻13 से। मैं कॉमन निकाल लिया हूं दोनों को, ठीक है, 10⁻13 को, और ये फाइनल तुम्हें आंसर मिल जाएगा 3 पॉइंट और कितना है 75 इंटू 10⁻13। ये ऑप्शन नंबर 3, 3.75 इंटू 10⁻13। ठीक है, अगर वीडियो स्लो लग रही होगी तो तुम लोग को क्या करना है, इसको थोड़ा स्पीड से देखना है, 2x स्पीड से देख लेना, 1.5x से। ठीक है, ठीक, चलें आगे, चलें, चल नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बॉडी इज negatively charged, if the body is negatively charged, then its mass, पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन सेम, फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चल, कह रहा है कि अगर कोई बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिवली चार्ज हुई, तो उसका मास क्या होगा? उसका मास क्या इंक्रीज होगा, उसका मास क्या डिक्रीज होगा, उसका मास क्या सेम रहेगा, या फिर हम पता ही नहीं लगा सकते कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ क्या हुआ, हमें नहीं पता चला, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। तो तुम लोग ये सोचो, कब निगेटिव चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज तब होता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है, पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये बताओ, नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रॉन ली, इलेक्ट्रॉन ली तो कुछ तो मास आया होगा। मानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास मास बहुत कम है, पर कुछ तो आया। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने पे नेगेटिव चार्ज हुआ है तो मतलब मास क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। याद रखना, मास क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चले चले, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि अगर दो चार्ज हैं, चार्ज Q1 और चार्ज Q2, अब इनकी साइन क्या है हमें नहीं पता, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया। हाँ, बट ये बताया है कि ये वाला चार्ज इधर आ रहा है और ये वाला भी इधर आ रहा है, मतलब इस पे भी इधर फोर्स लग रहा है, इस पे भी इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स दे दिया है। तो अब कह रहा है कि बताओ इस डायग्राम से ये जो यहां बना है, इससे कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लगता है? क्या तुम्हें यह लगता है कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो, या तो तुम्हें यह लगता है Q1 और Q2 तुम्हारा लेस देन 0 होगा, या तो तुम्हें लगता है कि Q1 और Q2 तुम्हारे
इक्वल टू 0 होंगे, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगा, या तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलता, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। आप बताओ। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में कमेंट करो जल्दी से, आंसर सब लोग कमेंट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलो अब एक्सप्लेन करते हैं। ये बताओ, अगर ये दोनों चार्ज हैं और दोनों इधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज दोनों इधर आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे से पास आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जब अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, फोर्स निगेटिव आनी चाहिए। जब अट्रैक्शन होगा तो फोर्स कैसी आनी चाहिए, निगेटिव। और नेगेटिव फोर्स तब आएगी जब चार्ज का प्रोडक्ट माइनस में होगा। निगेटिव फोर्स कब आएगी, जब चार्ज का प्रोडक्ट माइनस में होगा। और चार्ज का प्रोडक्ट माइनस का मतलब क्या है कि Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 0 से कम है, तो ये है तुम्हारा सही आंसर, Q1 Q2 इज लेस देन 0, ठीक है, हो जाएगा। चल चले, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट चार्जेस two point charges are separated by distance r and F force acts between them। ठीक है, तो दो पॉइंट चार्ज है, कह रहे हैं दोनों पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उनके बीच में फोर्स क्या लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। इफ बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम with dielectric constant 5, then what will be new force। तब क्या कह रहा है कि अगर हम दोनों चार्ज को, डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, दोनों को हम किसी मीडियम उठा के रख दें जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है, तो नया फोर्स क्या होगा। कूलाम्स लॉ में तुम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़े हो तुम लोग। तुम लोग ये भी पढ़े हो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, है ना। K की जगह पर मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया। K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं ये वैल्यू रख दिया यहां पर। अब ये बताओ ये कब है, ये फोर्स तब है जब तुम्हारा मीडियम कैसा है, वैक्यूम है। ये फोर्स कब है, जब तुम्हारा मीडियम कैसा है, वैक्यूम है। अब मान लो कोई मीडियम आ जाए, तो उसके लिए तुम लोग फॉर्मूला पढ़े हो कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, यहां एप्सिलॉन हो जाएगा और इनटू आर स्क्वायर, एप्सिलॉन के साथ m लगा लोगे, कि बताएगा कि परमिटिविटी ये मीडियम के लिए। अब फिर याद करो, इन दोनों से मैं तुम्हें एक रिलेशन पढ़ाया हूं कि FO अपॉन FM किसके बराबर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। ये कहां पढ़ाया तुम लोग को, ये तुम लोग को पढ़ाए हम तुम्हें पढ़ाए हैं रिलेटिव परमिटिविटी में। रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं और वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ाए।
अब ये बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है 5, तो रखो भाई 5। और इनिशियल फोर्स वैक्यूम वाला तुम्हें कितना दिया है F, तो यहां F रखो। और नया फोर्स मीडियम वाला तुम्हें निकालना है, तो अगर नया फोर्स निकालना है तो इसको इधर भेजो, 5 को इधर लो, तो तुम्हारा फाइनली आ जाएगा कि जो मीडियम वाला फोर्स है वो बराबर हो जाएगा। देखो ये इधर गया, ये इधर है, पुराने वाले के 5 टाइम्स कम, पुराने वाले के 5 टाइम्स कम। तो तुम्हारा जो आंसर रहेगा होगा F/5। क्या होगा? F/5। ठीक है, चले आगे चला जाए। चलो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस up to which Coulomb's law is valid। कम से कम वो डिस्टेंस बताओ जहां पर कूलाम्स लॉ वैलिड हो। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं तुम लोग को। ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन है 1 नैनोमीटर, ऑप्शन है 1 पिकोमीटर, ऑप्शन है 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर को फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मतलब जानते हो तुम लोग 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर जानते हो 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। और फेम्टोमीटर मतलब 10⁻15 मीटर। फर्मी, फर्मी। बताओ जल्दी से कमेंट करो, किस डिस्टेंस तक हमारा कूलाम्स लॉ वैलिड होता है, उसके बाद वैलिड नहीं होता। चलो बताओ जल्दी से। चले, बता दिया, कमेंट कर दिया। आंसर है इसका फेम्टोमीटर, क्योंकि ये वो डिस्टेंस है जिसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना एक तरह से कह दो कि कमजोर हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स के मामले में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो वैलिड नहीं है। वैलिड तो हालांकि हर जगह है, बट फेम्टोमीटर में न्यूक्लियर फोर्स अपना काम करना चालू कर देता है। और जब न्यूक्लियर फोर्स काम करना चालू कर देता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कहानी खत्म हो जाती है, मतलब उसको कोई ध्यान ही नहीं देता फिर, क्योंकि सारा काम न्यूक्लियर फोर्स से होता है। तो इसीलिए 1 फर्मी इस कम से कम इस डिस्टेंस तक हम लोग कहते हैं कि हमारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, और इससे कम अगर डिस्टेंस हुआ तो उसके बाद नहीं वैलिड है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का आज का। लास्ट क्वेश्चन है तुम लोग का, ये कह रहे हैं कि अगर दो चार्ज हैं, चार्ज कितना हमें नहीं पता, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक, अब कह रहे हैं कि अगर दो चार्ज है, कुछ डिस्टेंस है उनके बीच का, तो उस पर फोर्स है F। ठीक, अब कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज में हम इन दोनों चार्ज को डबल कर दिए और डिस्टेंस को आधा कर दिए। चार्ज डबल हो गया, डिस्टेंस हाफ हो गया, तो न्यू फोर्स क्या होगा? न्यू फोर्स क्या होगा? पहला ऑप्शन, ध्यान देना, चार्ज को डबल किए हैं, डिस्टेंस को आधा किए। चार्ज डबल हुआ है, डिस्टेंस आधा हुआ है, तो नया फोर्स क्या होगा? न्यू फोर्स क्या होगा? पहला 4 टाइम्स हो जाएगा पुराने फोर्स के। ठीक, दूसरा 16 टाइम्स हो जाएगा पुराने फोर्स के। तीसरा
4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, चौथा 16 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है। चलो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो फिर सॉल्व करें। चलो 1 2 3 4 5 हो गया कमेंट, आ गया सबका। चलो देखो क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो यार के तो बदलेगा नहीं, है ना। तो के अगर नहीं बदलेगा तो के तो वही हो गया। चार्ज डबल हो गए तो 2 टाइम्स क्यू वन, 2 टाइम्स क्यू टू, और डिस्टेंस आधा हो गया आर बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया देखो 2 2 जा 4, 4 के क्यू वन क्यू टू, और नीचे है आर स्क्वायर बाई 4, 2 2 जा 4 ना, 4 4 जा 16, 16 के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर मतलब पुराना फोर्स। तो राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन 2। कोई दिक्कत? तो याद रखना बेटा, जब भी चार्ज बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है, डिस्टेंस घटता है तो भी फोर्स बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा ही, डिस्टेंस घटेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। तो वही यहां पर हुआ। कोई दिक्कत? चलें, चल। तो अब हम लोग अपनी टॉपिक की तरफ चलेंगे। जो आज हमें पढ़ना था वो हमारी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। उससे पहले एक छोटी सी चर्चा, कूलाम्स लॉ कहां कहां वैलिड है। कूलाम्स लॉ में तुम लोग को बताया केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा, चार्ज बहुत छोटे छोटे हो तभी वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। तो अगर कोई तुमसे पूछे लिमिटेशन बताओ कूलाम्स लॉ की, तो बताना कूलाम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पहला। दूसरा, इसको लिखते चलना लिमिटेशन को, कूलाम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज हो तभी वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। सेकंड, कूलाम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज। कूलाम्स लॉ केवल स्टेशनरी चार्ज, रुके हुए चार्ज हो तभी चले वैलिड होगा, नहीं तो नहीं। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि कब कब कैसे कैसे चार्ज होंगे तो तुम्हारा वैलिड होगा। अगर नहीं देखते हो तो उस वीडियो को पहले देख लो यार, उसके बाद यहां आओ। उसके बाद फिर तुमसे कोई पूछे और कूलाम्स लॉ की वैलिडिटी, तो तुम लोग कहना कि पहला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, दूसरा तुम्हारा किसके लिए वैलिड है, स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है, तीसरा उसकी डिस्टेंस फेम्टोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर फेम्टोमीटर से कम होगा तो भी कूलाम्स लॉ हमारा सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। और एट लास्ट, अगर कोई तुमसे पूछे कि कूलाम्स लॉ है कैसा, इसका नेचर कैसा है, तो तुम कहना कि कूलाम्स लॉ में जो ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका नेचर, सॉरी कूलाम्स लॉ का नेचर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना कि पहला तो एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करती है। एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब समझो, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब कि अगर मान लो दो चार्ज है, इस चार्ज का नाम Q1 है, इस चार्ज का नाम Q2 है। अब मैं कहूं Q1 पे Q2 ने फोर्स लगाया, और फोर्स कितना लगा, F। कितना फोर्स लगा, F। Q2 ने Q1 पे लगाया, ध्यान रखना Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, मींस हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो अब मैं तुमसे पूछूं वन इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तुम कहना सेम। तुम कहना कि सेम फोर्स मतलब जितना फोर्स, अगर मान लो ये 5 न्यूटन लगाया तो ये भी कितना फोर्स लगाएगा, 5 न्यूटन। मतलब एक्शन रिएक्शन मतलब समझो, जितना ये एक्शन देगा उतना रिएक्शन मिलेगा उसको, जितना ये एक्शन देगा उतना इसको रिएक्शन मिलेगा, ये जानो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमेशा एक्शन रिएक्शन में काम करती है, एक्शन रिएक्शन पेयर में। कोई दिक्कत? दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि अगर मान लो एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस लेना है तुम्हें, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। मान लो कभी ऐसा मामला हो कि ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, तब इसके सामने से ना ले लेना, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, सेंटर से
सेंटर की डिस्टेंस। अब वो लंबी है छोटी है उससे मतलब नहीं है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, तो इसीलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। तो दो नेचर है इसके, पहला एक्शन रिएक्शन पेयर में काम करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव तो है ही, कंजर्वेटिव फोर्स भी है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस इसका वर्क डन तुम्हारे पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये तीन चीजें लिख लेना यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। कैसा है? कंजर्वेटिव। चलें, तब लिखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो बातें मैं तुम्हें बताऊं ये सारी चीजें नोट कर लेना यार। फोर्स के बारे में ये तीन चीजें, और कूलम्ब्स लॉ जो हमारा वैलिडिटी है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि अगर इन्होंने ये कह रहा है कि बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, बहुत सारे चार्ज हैं। तो अब मैं तुमसे पूछूं, यहां बताओ कि नेट फोर्स 6 पे कितना आएगा? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 6? तो तुम कहोगे सर हमारे पास तो कूलम्ब्स लॉ केवल दो ही चार्ज के लिए है, तो ये 6 चार्ज का फॉर्मूला हम कहां से लाएं? तो इसीलिए बनाया गया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ केवल दो चार्ज तक वैलिड था, दो चार्ज से ज्यादा एक साथ नहीं लग सकता, तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बनाया गया है, जिससे हम उस कूलम्ब्स लॉ को बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए यूज कर सके। तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यह बताया गया कि अगर किसी चार्ज पे तुम्हें नेट फोर्स निकालना है, जान लो नेट फोर्स हमेशा चार्ज पे निकलता है, ठीक है, तो अगर मान लो किसी चार्ज पे तुम्हें नेट फोर्स निकालना है, तो तुम कहोगे कि 6 पे एक फोर्स तो लगा रहा है 1, इसका नाम है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। क्या नाम हो जाएगा? फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। 2 भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसका नाम हो गया फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2। 5 वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसका नाम होगा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 5। 4 वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसका नाम हो गया फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4। 3 वाला भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3। अब बताओ क्या 6 वाला इन पे फोर्स नहीं लगाएगा क्या? 6 वाला भी तो इन पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन में चल रहा है, बट वो फोर्सेस को तुम्हें नहीं लेना है। तुम्हें वही फोर्स कंसिडर करना है जो 6 पे लग रहा हो, जो 6 लगा रहा हो वो तुम्हें नहीं लेना है, ध्यान रखना। तुम्हें वही फोर्स लेना है जो 6 पे लग रहा हो, जो 6 लगा रहा हो किस पे, वो नहीं लेना है, क्योंकि हम 6 पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, 6 किस पे क्या लगा रहा है वो नहीं मतलब है। तो याद रखना इस चीज को कि 6 पे जो फोर्स लग रहा है केवल वही कंसिडर करना, वो किस पे क्या लगा रहा है वो कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो अब जितनी सारी फोर्सेस हैं, अगर नेट फोर्स निकालना है तो इन सारी फोर्स का तुम वेक्टर सम कर दो। 6-1 का वेक्टर सम 6-2 के साथ, 6-3 के साथ, 6-4 के साथ, 5 वाले के साथ, इन सारे फोर्स, केवल मैं यहां पर 5 रखा हूं, इसका मतलब नहीं कि फॉर्मूले में केवल 5 तक ही है, ये आगे डैश 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 चलता रहेगा। और यही है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि सारे फोर्सेस की वजह, सारे चार्जेस की वजह से जो सारे फोर्स आए उन सबका वेक्टर सम करो। वेक्टर सम समझ लो, वेक्टर सम, मैं इसीलिए वेक्टर यहां लगाया हूं, देखो सब में वेक्टर लगा है। वेक्टर सम का मतलब है तुम्हें मैग्नीट्यूड तो ऐड करना ही है जो है, बट डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन सेम है तो ऐड करोगे, डायरेक्शन अपोजिट तो सब्ट्रैक्ट करोगे, डायरेक्शन सेम है तो ऐड करोगे, डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, द नेट फोर्स on any one charge due to group of charges is vector sum of all forces due to individual charge. Vector sum of all forces due to individual charge on that charge. मतलब सारे फोर्स का वेक्टर सम करो जो भी इंडिविजुअल चार्ज लगा रहे हैं उस चार्ज पे। एक नोट पॉइंट करके इसमें लिख लेना कि द इंडिविजुअल फोर्सेस remain unaffected due to presence of other charges, दूसरे चार्ज के प्रेजेंट की वजह से जो इंडिविजुअल फोर्स है वो अनइफेक्टेड रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है समझ लो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मान लो मैं इस बोर्ड को किसी ताकत से खींचूं अपने साइड, मान लो इस डस्टर को ही मैं किसी ताकत से अपनी तरफ खींचूं और कोई और इंसान आ जाए उसको इस डस्टर को वो भी खींच रहा है, तो क्या उसके आने से मेरी ताकत पे कोई असर पड़ेगा? क्या उस इंसान के आने से मेरी ताकत पे कोई असर पड़ेगा? मैं तो भाई उतनी ही ताकत से खींचूंगा, हाँ असर पड़ेगा। जानते हो कहां? इस डस्टर पे। अभी मैं अकेले खींच रहा हूं तो ये मेरी तरफ आ जा रहा है तुरंत, मैं अकेले खींच रहा हूं तो मेरी तरफ तुरंत आ रहा है, बट अगर कोई और खींचेगा तो शायद मेरी तरफ ना आए। तो इसके अपने डिस्प्लेसमेंट पे असर पड़ा, मतलब जिस चार्ज पे हम फोर्स लगा रहे हैं उस पे तो असर पड़ेगा, बट मेरी अपनी ताकत पे किसी और के आने से कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यही यहां पर लिखा है कि जो सबकी अपनी इंडिविजुअल ताकत है, मान लो F61 पे कोई असर नहीं पड़ेगा F63 या फिर F64 या फिर F65 के आने से, क्योंकि ये तो अपनी ताकत लगा ही रहा है। हाँ असर पड़ेगा बीच वाले पे, भाई ये अकेले लगाता तो इधर भाग जाता या फिर उधर भाग जाता, कहीं भाग जाता, बट अब ये सब के आने से अब नहीं भाग पाएगा, अब जो रिजल्टेंट होगा वो भागेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यही वो लाइन बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि किसी की ताकत और चार्ज के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसकी जो ताकत है वो वही रहेगी। हाँ नेट जो फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है इस पे असर पड़ेगा। पहले 2-4 फोर्स की वजह से इसको ये कुछ और रहता, अब 5 फोर्स की वजह से कुछ और रहेगा, बट इंडिविजुअल इनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा नहीं, इनकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नोट कर लो इसको। सेम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, नोट कर लो। मेन इस पे क्वेश्चन होता है बेटा, मेन क्वेश्चन होता है। चले चल, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है +5 माइक्रोकूलम, और यहां पर एक छोटा सा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, जिसमें कोई साइन नहीं लगी है, समझ जाना वो प्लस में है। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज। 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे तुम्हें नेट फोर्स निकालना, ये
ठीक है। हाँ, इनके बीच की मैं डिस्टेंस दे देता हूं कि ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये मिड पॉइंट पे रखा है, जो बीच वाला चार्ज है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखा है। ठीक, चले कैसे निकालोगे यार, एक देख लो उसके बाद कर पाओगे तुम लोग। यहां पर क्या है कि तुम्हें पहले जिस पे फोर्स निकालना है उस पे देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है, मींस एफबीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम, क्लास 11th। ठीक है। अब जैसे ये माइनस है ये प्लस है, तो बताओ माइनस प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन। माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो भाई किसी को नहीं कर पाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो ये बताओ अगर ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये इधर आएगा उधर जाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट का मतलब पास बुलाना, तो मतलब ये वाला चार्ज इधर है, तो मतलब इस पे एक फोर्स लगा इस साइड, इसको नाम देते हैं F1, फोर्स F1। अब ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस प्लस में होता है रिपल्शन। रिपल्शन मतलब ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा, तो दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में मिला, इसका नाम देते हैं F2। फिर समझ लो, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, वो उसको उससे दूर भगाए, दूर भगाए, तो दोनों फोर्स हमें सेम डायरेक्शन में मिला। अब ये बताओ अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, कमेंट करो जल्दी से। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, सही किया, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। तो अगर ऐड होगा तो अगर हम F1 F2 निकाल लें तो नेट फोर्स निकल आएगा। तो चलो F1 कैसे निकालोगे, F1 है इन दोनों के बीच का फोर्स, फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। कहोगे सर माइनस नहीं रखे, तो चार्ज में साइन न रखना जब भी फोर्स से न्यूमेरिकल करना, जब भी फोर्स निकालना चार्ज में कोई साइन रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, और फिर डिस्टेंस कितना है, आधा, 20 का आधा मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में है तो अपॉन 100 कर दिया जिससे मीटर में हो जाएगी। 10 के नीचे अपॉन 100 लगा लिया जिससे ये मीटर में हो जाए, क्योंकि मीटर में हमें रखना है। सॉल्व करो, 6 6 12 और 9 है, -3 बचा, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 टू दी पावर -3, और नीचे एक जीरो कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 10 का स्क्वायर आएगा 100। अब इसको सॉल्व करना है, 100 ऊपर भेजो, दो पावर कैंसिल, एक पावर बचा, तो 1.8 न्यूटन। ये पहला फोर्स आ गया। एक पावर बचा था मैं एक पावर बचा था तो मैं इसका डेसिमल खिसका दिया, 1.8 कर दिया। कोई दिक्कत तुम्हें हो सकता है ऐसे मिले कि 18 इंटू 10 टू दी पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल खिसका तो ये हट जाएगा -1। ठीक है, चलो दूसरा फोर्स निकालते हैं यार। दूसरा फोर्स के तो वही है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। पहला चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू दी पावर -6। दूसरा है 1 माइक्रोकूलम, 10 टू दी पावर -6, और डिस्टेंस वही 10 है, 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो फिर से 9 4 जा 45 इंटू 10 टू दी पावर -3, देखो 12, यहां 12 हुआ और यहां 9, 9 3 12 होता है, -3 बचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, 4.5 न्यूटन। अब दोनों फोर्स है तुम्हारे पास, अब तुम्हें नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स के लिए तुम्हें दोनों फोर्स को ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है। मैं कहा था वेक्टर वाला एडिशन करना है तुम लोग को डायरेक्शन देख के। तो पहला है 1.8 और दूसरा है 4.5। ऐड करो, बताओ कितना आ जाएगा, 8 5 13 और 4 1 5 1 6, 6.3 न्यूटन। ये नेट फोर्स आ गया, ये नेट फोर्स आ गया। कोई तुमसे पूछे डायरेक्शन तो बता देना, टूवर्ड्स -2 माइक्रोकूलम चार्ज। किस साइड है,
-2 माइक्रोकूलम चार्ज के साथ। ठीक है, तो आज ये लेक्चर यहीं पे रोकते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो गया लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द आने वाली है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहना यार, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना जिससे कोई भी वीडियो जाए तो तुरंत तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी चीजें चलती रहें। अब स्पीड ज्यादा रहेगी वीडियो आने की। अब हम उम्मीद है इस हफ्ते में तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाए, नेक्स्ट स्टार्ट भी हो जाए, इतनी स्पीड रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, पढ़ते रहो। लास्ट में तुम लोग के लिए एक लाइन, सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिलें तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है। थैंक यू वेरी मच।